एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको जस्ट याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने देखा था कि इस प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं, इनकी एस्टैब्लिशमेंट कैसे हुई है एंड पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होना चाहिए देश में, इलेक्शंस कैसे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल होता है, क्या क्या रोल, किस चीज का क्या फंक्शन होता है, ये सभी चीज हमने डिस्कस किया है दोनों लेक्चर्स में स्टार्टिंग के। तो आप चेकआउट कर लेना इसका, और इसके बाद ये लेक्चर नंबर 3 देखना, तो आपको ज्यादा वे अच्छे से फ्लो में समझ में आएगा। तो ये जरूर से कर लेना। और साथ ही में जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि यार आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहो, क्योंकि प्लेलिस्ट में ना हमने बाकी जो सब्जेक्ट्स है आपके, जैसे कि साइंस और मैथ्स है, ये दो सब्जेक्ट्स के पूरे 100% सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है। जितने भी चैप्टर्स है हर एक के ऐसे ही लेक्चर वीडियोस हमने बनाए हैं 1 by 1, अच्छे से देखना, बोर्ड के ऊपर बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया है कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, जाके चेकआउट कर लेना। बाकी सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है वो भी लगभग 50% से ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और बाकी जो है वो हम लोग बना रहे हैं न्यू एंड इंग्लिश ग्रामर, साइंस का फंडा सीरीज, स्कॉलरशिप सीरीज, साथ ही में आपके मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज, ये भी हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो क्या करना, चेकआउट जरूर से कर लेना। और आपको अगर और कुछ जानकारी की अगर बता दूं कि अगर जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं जानते आपको बता दूं कि हमारे 2 और चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम है JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स। JR टॉक्स चैनल हमारा स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स की जिनको करियर गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि ऐसा फेज आता है 10th के बाद, तो आपको समझ में नहीं आता है कि आपको करना क्या है फ्यूचर में, कि लाइक करियर में क्या चूज करे यार, MBA करे या फिर आपको ग्रेजुएशन में क्या करना है, या फिर 11th-12 में साइंस कॉमर्स आर्ट्स में से क्या लेना है, आगे UPSC करना है, IAS बनना है, IPS बनना है, पायलट बनना है, लॉयर बनना है। हर एक वीडियोस आपको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, फॉर बॉयज ऑल्सो, फॉर गर्ल्स ऑल्सो, डिफरेंट आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए, हर चीज वीडियो बना के रखा है JR टॉक्स पे। तो प्लीज जाके देख लेना। मोटिवेशन वीडियोस भी है वहां पे, आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। JR व्लॉग्स एक चैनल है हमारा तीसरा, जिसमें हम न्यू व्लॉगिंग करते हैं। अभी मैं मनाली गया था दोस्तों, तो आप शायद जानते होंगे, मैंने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट डाला था, वहां पे बहुत सारे हमने व्लॉग्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करें। तो प्लीज वो भी चेक करना, पसंद आएगा चैनल तो दोनों को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर वापस, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज हमें क्या पढ़ना है, जैसे अगर आपको पता होगा तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत ऑलरेडी की थी, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि कांग्रेस जो था उसका कब फॉर्मेशन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, और कांग्रेस पार्टी क्या क्या करती है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना। फिर इसके अलावा बात करें, हमने देखा था दूसरी जो पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इसका भी हमने देख लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें, तीसरा हमने देखा था दोस्तों जो बीजेपी है आज के डेट में, भारतीय जनता पार्टी, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ठीक है ना, ये सभी चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। इसके बाद बहुत सारे ऐसी पार्टी से जो बची हुई है, आज उसको हम लोग डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे आज के इस वीडियो में जो पार्टी हम लोग लेने जा रहे हैं वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर कम्युनिस्ट पार्टी तो ऑलरेडी हो गया, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, और उसके बाद कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया था, आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था कि कन्फ्लिक्ट होने की वजह से, कुछ लड़ाई झगड़ा मतभेद होने की वजह से इन्होंने एक नया पार्टी बना लिया था, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको एक प्यार से नाम भी दिया गया है मार्क्सिस्ट। ठीक है ना, मार्क्सिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये जो पार्टी थी, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी लगभग, यहाँ पे अगर मैं बता दूं आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, तो 1964 में। ठीक है, 1964 में इस पार्टी की शुरुआत की गई थी, मार्क्सिस्ट पार्टी की, या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, जिसका मेन मकसद यही था कि कैपिटलिज्म को पीछे छोड़ा जाए। कैपिटलिज्म क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राजा का राज होता था पहले, तो वो राजा का राज ना हो, किसी भी एक व्यक्ति का राज ना हो, स्टेट का राज हो, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो अकॉर्डिंग टू स्टेट बने, या फिर अकॉर्डिंग टू रीजन बने, इस हिसाब से होना चाहिए। तो सोशलिज्म के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर, और साथ ही में डेमोक्रेटिक नेशन हो, डेमोक्रेटिक स्टेट हो, उस हिसाब से इसके ऊपर फोकस किया जाने लगा। यानी कि इस पार्टी का जो एजेंडा था वो था आपका सोशलिज्म, सामाजिक कार्य हो, ठीक है, सेक्युलरिज्म, और साथ में डेमोक्रेसी, जो भी चीज हो वो लोकतंत्र के हिसाब से हो। ठीक है, तो ये उनका मेन मकसद था। वो इंपेरियलिज्म के खिलाफ थे हमेशा से, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये सब आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही में इनका मेन मकसद ये था कि जो आम जो लोग होते हैं, जैसे कि फार्मर्स जो होते हैं, या फिर कुछ वर्कर्स जो होते हैं, लेबरर्स होते हैं, इनके ऊपर कैसे फोकस किया जाए, और इनके सुधार के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए किस प्रकार काम किया जाए। तो ये पार्टी इस हिसाब से वो अपना एजेंडा चलाती थी, इस प्रकार अपना मेन उनका आइडियोलॉजी था। ठीक है, फिर इसके अलावा बात करें जो हमारी अगली पार्टी रहेगी, कम्युनिस्ट पार्टी तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्टी जो है जिसका नाम है BSP, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी।
बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बीएसपी बोलते हैं शॉर्टकट तरीके से, ये आपको पता होगा बीएसपी, ठीक है, जिसका जो साइन है वो एलिफेंट है। एलिफेंट आपको पता है ना, जैसे कि कांग्रेस का हाथ है, बीजेपी का कमल है, लोटस, वैसे ही जो बीएसपी है, बीएसपी का जो है वो एलिफेंट है, ठीक है। तो बीएसपी जो पार्टी है ये भी एक क्या है, सोशलिस्ट पार्टी है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1984 में, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो 1984 में ये पार्टी बनी थी और इनका मेन जो आइडियोलॉजी था या फिर आप बोलो मेन जो था, वो ऐसे लोगों के लिए काम करना जो आते हैं लोअर कास्ट से, जैसे कि एससी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, या फिर लोअर रीजन से आते हैं, या फिर कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज जो होते हैं, उन लोगों के ऊपर इनका ज्यादा फोकस होता था, ताकि यार उनको भी जो चीजें नहीं मिल पाती है वो प्रोवाइड किया जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सब चीज तो है बनाया हुआ है, उनको भी इक्वल हक दिया, उनके लिए भी रिजर्वेशन दिया हुआ है नॉर्मली, लेकिन ये पार्टी उसके ऊपर, इस आइडियोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करती है, सो दैट कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों से वोट वो ले सके। तो हर एक का अपना अपना एजेंडा होता है, तो ये पार्टी का भी एजेंडा वही था। और ये पार्टी का जो मेन पावर या फिर आप बोल सकते हो एम ये था कि जो लोग जो है मेजोरिटी के हाथ में पावर होनी चाहिए, इस हिसाब से इनका एजेंडा। तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज रहे हैं, अभी तो हम लोग कुछ कुछ ही पढ़ रहे हैं, और आपके सिलेबस के हिसाब से भी बात करूं तो बहुत ही गिने चुने पार्टी दिए हैं, जो मेन पार्टी है वही दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी पार्टीज एंड देयर आर सो मेनी अदर आइडियोलॉजीज एंड एजेंडा जो वो काम करते हैं उसके ऊपर, और बहुत सारी चीजें, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे पार्टीज है, आप समझ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी और कौन सी पार्टी है, तो नेक्स्ट पार्टी की अगर मैं बात करूंगा, जिसका नाम है दोस्तों एनसीपी। ये भी आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो आपको ये पार्टी के बारे में जरूर से पता होगा, जिसका नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी। नेशनल कांग्रेस पार्टी शॉर्टकट तरीके से अगर मैं बात करूं एनसीपी बोला जाता है, ठीक है। तो ये पार्टी क्या करता है, आप देखोगे नाम में कांग्रेस है, नाम में कांग्रेस है, इसका मतलब क्या है कि इसका कनेक्शन ये हमारा जो मेन वाला कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरीके से जुड़ा होगा। तो इससे अगर जुड़ा है, इसका मतलब क्या है यहां पे एक तरीके से कि ये जो पार्टी है इस कांग्रेस पार्टी से निकल के आई है। यानी कि एक टाइम आया था, कौन सा टाइम था, लगभग 1999 की बात है, ठीक है, 1999 की बात है। 1999 में कांग्रेस के अंदर ही कुछ स्प्लिट होने लगे, यानी कि कुछ एक तरीके से आपसी मतभेद होने लगे, थोड़े बहुत ऐसे होने लगे। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे स्प्लिट होके और एक अलग से ही पार्टी का निर्माण कर दिया, ठीक है। आपको पता है कौन है वो, ठीक है, कमेंट करके बताना कौन थे मेन लीडर नेशनल कांग्रेस पार्टी के, ये आप सब जानते हैं, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं वो, ठीक है। कम से कम 4 बार वो हमारे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, इतना हिंट दे दिया मैंने। चलो अब मुझे कमेंट करके आंसर जरूर बताना कि कौन थे वो जिन्होंने एनसीपी पार्टी की निर्माण की थी, और एनसीपी पार्टी के अध्यक्ष उनके पास है, प्रेसिडेंट है वो, समझ लो, ठीक है। तो नॉर्मली ये जो पार्टी थी वो लोगों के वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी। आइडियोलॉजी उनका ये था कि डेमोक्रेटिक नेशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए, इक्वालिटी एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है ना, सेक्युलर कंट्री होना चाहिए, हर चीज भेदभाव ना हो, एक प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है ना, इक्वालिटी हो, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। और ये पार्टी जो है पावर में आई थी लगभग महाराष्ट्र की ही पार्टी अगर देखा जाए तो, ठीक है, बाकी जगह नाम है, लेकिन सबसे पावरफुल जो है वो महाराष्ट्र में है, हमारे स्टेट में है। और महाराष्ट्र में लगभग 1999 से लेके 2014 तक पावर में रहा है, ठीक है ना। 1999 से लेके जब से फॉर्मेशन हुआ है 2014 तक ये पावर में रहा है, यानी कि सत्ता में रहा है। और नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है, ठीक है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है ये हमारे कांग्रेस जो पार्टी थे, आईएनसी जो थे, इसके साथ कोएलिशन गवर्नमेंट के फॉर्म में बहुत बार रहा है। कोएलिशन मतलब गठबंधन सरकार, कोएलिशन मतलब मिलके काम करना, गठबंधन सरकार। भले कांग्रेस से निकल चुका था लेकिन फिर भी वो कांग्रेस के साथ मिलके कोएलिशन के साथ। और जो हमारा मेन सेंट्रल गवर्नमेंट था, आपको पता है 2004 से लेके 2014 तक आपको पता है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कौन थी, कांग्रेस थी, आप सभी जानते हैं ये चीज। 2004 से लेके 2014 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह किसके थे, कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे, कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे, आईएनसी जिसको बोलते हैं हम लोग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। तो ये जो 10 साल का फेज था उसमें कांग्रेस का रास्ता, लेकिन कांग्रेस अकेले नहीं थी, कांग्रेस के साथ कोएलिशन में कौन था, एनसीपी भी मौजूद था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, एक और पार्टी है बहुत ही फेमस, जिसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, ठीक है, टीएमसी बोलते हैं जिसको फुल फॉर्म है तृणमूल कांग्रेस। और ये पार्टी बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से, और अभी अभी इलेक्शंस हुए थे वेस्ट बंगाल में कुछ मंथ पहले। तो ये पार्टी का नाम आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ पे, टीएमसी, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल की, वो इस पार्टी से ही बिलोंग करती है, वही उनकी हेड है। तो तृणमूल कांग्रेस आप देख सकते हो, ये भी एक कांग्रेस ही है, ठीक है ना, बहुत सारे कांग्रेस है यार, ठीक है। तो तृणमूल कांग्रेस इज ऑल्सो ए पॉलिटिकल पार्टी जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1998 में, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1998 में इस पार्टी का निर्माण हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने इसको एक रिकॉग्निशन दे दिया था लगभग 2016 में। ये पार्टी का जो रिकॉग्निशन मिला वो 2016 में मिला, यानी कि एक मान्यता बोलते हैं ना हम लोग कि ये पार्टी
लाइक मान्यता मिल गई है, आप ये इलेक्शंस कर सकती है। तो इनका भी मेन फोकस यही है कि डेमोक्रेसी होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए देश में, और सपोर्ट करते हैं वो डेमोक्रेसी को। साथ ही में जो लोग गरीब सेक्शन से आते हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं, कमजोर लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना, उनको उठाना और साथ ही में सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सभी काम जो है इस पार्टी का आइडियोलॉजी माना जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यार ये चीज़ बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जितने भी पार्टीज थी जो मेन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। लेकिन इसके अलावा देयर आर सो मेनी अदर पार्टीज ऑल्सो जो मेंशन नहीं है, जैसे कि आम आदमी पार्टी है, ये भी ज़्यादा फेमस हो रहा है अभी धीरे धीरे, जो दिल्ली गवर्नमेंट है। इसके अलावा बात करें, ठीक है, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहे, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर पार्टीज ऑल्सो। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पार्टीज है। आप अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, तो आपको कम से कम 50-60 तो ऐसे ही मिल जाएंगे पार्टी। तो ये कुछ पार्टीज है जो हमने 3-4 तो हमने पहले भी डिस्कस किए थे ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, और ये हमने बाकी का आज डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, और बाई चांस इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछता है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज इसका क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ बात करूंगा कि एक फेज था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2008 तक, 2004 से लेकर 2008 जो था 9 बोल लो या फिर, ठीक है, तो उसमें 2 बार इलेक्शंस हुए थे, और दोनों बार आईएनसी को ही सबसे ज्यादा वोट मिला था, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई थी। लेकिन कौन से पार्टी को एक्जैक्टली कितना वोट मिला था अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करूं आईएनसी की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो वोट मिला था 2009 में, ठीक है ना, 2009 जो है, मैं इसकी भी बात करूंगा और साथ ही में बात करूंगा इसकी 2014 में। ठीक है, आपको पता है ना 2004 से लेकर 2009 तक आराम से इसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की थी। 2009 से 14 तक भी कांग्रेस की थी, लेकिन 2014 के बाद चेंज होकर बीजेपी गवर्नमेंट बन गई। तो कितने वोट मिले थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो उनको मिला था 206 वोट। ठीक है, और 2014 में जो उनको वोट मिला था वो 44 वोट मिला था। यानी कि आप देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि 2009 में जब उनकी सरकार बनी थी तो उनको 206 वोट मिले थे, और 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट बनी, यानी बीजेपी गवर्नमेंट बनी, तो सिर्फ 44 वोट थे। यानी कि मोदी के आने की वजह से कितना वोट कम हो गया कांग्रेस का, इसके वजह से कांग्रेस हार गई। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। और भी ऐसे बड़े बड़े पार्टीज अगर हम बात करें, बहुत सारे, जैसे कि बीजेपी की मैं बात करूंगा, सब पार्टीज की बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानकारी के लिए पता होना चाहिए। मेन पार्टी का ही पूछेगा अगर पूछेगा तो, बाकी आपके सिलेबस में प्रेजेंट है, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर से कर लेना कि कौन से पार्टी को कितने वोट मिले थे। लेकिन मैं कुछ कुछ बता रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी था उसको 2009 में 116 वोट मिला था, खाली 116 वोट थे, यानी बहुत कम थे कंपैरेटिवली। इसीलिए इस टाइम पे कांग्रेस को ज्यादा मिले थे, तो इसके लिए कांग्रेस की गवर्नमेंट 2009 में थी, 2009 से लेकर 2014 तक। लेकिन समय बदलता है, अच्छे अच्छे लोग का समय खराब होता है, खराब लोग का अच्छा अच्छा समय आता है, तो समय बदलता रहता है हर किसी का। तो 116 वोट इनको मिले थे, और वही अगर मैं बात करूं जब 2014 आया तो वही वोट इनके बढ़ के 282 हो गए थे। यानी 2014 में उनको 2014 में 282 वोट्स मिले थे, और ये अकेले के दम पे सोचो, कांग्रेस कहां 44 पे आ गया और बीजेपी कहां 282 पे आ गया। मतलब 206 से ये 44 पे आ गया, ये 116 से 282 पे आ गया। यानी बीजेपी को बहुत दबा के वोट मिले, और किसके वजह से मिले हम सब जानते हैं, एक इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल चेंजेस देखने मिला था 2014 में, बिकॉज ऑफ द मोदी पावर। ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है आज के दिन में, बिकॉज ऑफ दैट 1% तो नहीं बोलना पसंद करूंगा, लेकिन यार उनका इन्फ्लुएंस ही उतना था, उतना मार्केटिंग, उतना लोगों में चीजें बताना मोदी के बारे में, जिसके वजह से उनको बहुत वोट मिल गया, और बीजेपी ने अपना गवर्नमेंट बड़ी आसानी से बना लिया 2014 में, और उसके बाद 2019 में भी उनको ही वोट मिला, और अभी भी उनकी गवर्नमेंट है। तो ये चलता आ रहा है लगभग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टीज हैं। नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको 2009 में 9 वोट मिले थे, बाद में 6 वोट मिले थे। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है एज कम्पेयर टू, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में 2 ही पार्टी का चर्चा होता है जो बड़े लेवल पे है, एक है नेशनल कांग्रेस, एक है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सही लगा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ और टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ भी आ गया होगा। और अगर हम बात करें इसके अलावा, देखो इंडिया जो है ना, ये बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है, और इसके अलावा अगर आप बात करें, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लोग फोकस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम इंडिया में कभी भी फोकस करेंगे तो आपको कोई एक जाति का, एक लैंग्वेज बोलने वाला कोई इंसान नहीं मिलेगा। पूरे इंडिया में आप घूम लो, हर टाइप के लोग आपको मिलेंगे। कोई है आपका कास्ट के हिसाब से अलग मिलेगा, कोई रिलीजन के हिसाब से अलग मिलेगा, कोई आपका कलर के हिसाब से अलग मिलेगा, कोई आपका लैंग्वेज के हिसाब से अलग मिलेगा, कोई एक ही सरनेम का अगर व्यक्ति रहेगा लेकिन वो अलग अलग लैंग्वेज बोलता रहेगा। तो ये हमारे इंडिया की खासियत है, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे आपको महाराष्ट्र में भी ऐसे लोग देखने मिल जाएंगे जो हो सकता है एक ही सरनेम के हैं, लेकिन उनका जो जीने का तरीका है, जो उनका लाइक माइनॉरिटी है या फिर जो कास्ट वो लोग फॉलो करते हैं, वो थोड़ा अलग होता है। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति मिल जाएंगे जो जिनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग होती है। ठीक है ना, जो लैंग्वेज होती है वो भी अलग होती है, कोई थोड़ा प्रॉपर तरीके से बोलता है, कोई थोड़ा अलग एक्सेंट से बोलता है। तो ये जो चेंजेस है ये हमारे इंडिया को खास बनाता है, और इसीलिए हम इंडिया को इतना डाइवर्सिफाई कंट्री बोलते हैं। तो हम लोग अलग अलग जगह पे
डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे आप जाओ, जोग्राफिकल लोकेशन पे जाओ, जो कि ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है और स्टडी किया हुआ है इसके पहले के स्टैंडर्ड्स में बहुत सारे। तो हर जोग्राफिकल लोकेशंस पे आपको धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी। खासकर महाराष्ट्र की अगर बात करो तो आप अलग अलग जाओगे तो ये सब चीज़ आपको अलग अलग मिलेगा, और इसीलिए महाराष्ट्र को बाकी जो अदर जो स्टेट्स है ना उनसे थोड़ा सा अलग माना जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप बोल सकते हो डाइवर्सिफिकेशन देखा गया है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रांत के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, और यही चीज़ खास बात है हमारे महाराष्ट्र की, और इसका हमें प्राउड होना चाहिए। ठीक है ना, जितने ज़्यादा लोग उतने अच्छे यार, क्योंकि इस चीज़ से ही हमारा महाराष्ट्र महान बनता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि लैंग्वेजेस तो चलो एक बैरियर नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि अरे तेरे को ये वाला लैंग्वेज बोलने नहीं आता तो अच्छा बात नहीं है, सीखना पड़ेगा तेरे को जबरदस्ती। तो ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। आप लोग को आपस में कम्युनिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। इंसान को इंसान समझना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होना चाहिए, और धीरे धीरे ये डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप होने लगी। लेकिन कभी कभी पॉलिटिकल सिचुएशंस में भी बात करें, पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत सारे ऐसी चीज़ आता है कि पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से ही काम होता है। जैसे अगर ये रीजन है तो इसी में सिर्फ डेवलपमेंट होगा, बाकी रीजन उसके सामने है लेकिन उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक फैक्टर हो जाता है पॉलिटिकल सिचुएशन में। और हमेशा हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारा रीजन क्या है, हम कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, हम अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज चलता है, तो यार हम अपने मराठी लैंग्वेज में प्राउड होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें होता है। तो जो भी लैंग्वेज का हो या फिर जो भी रिलीजन का हो, हर एक को अपने अपने रीजन और लैंग्वेज पे प्राउड फील करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही में लोगों को जागरूक करना चाहिए, एजुकेशनल रिफॉर्म्स आना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो धीरे धीरे वो सब होने चाहिए। और रीजनल कल्चरल चीज़ें तो होती है, अलग अलग चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और साथ ही में पॉलिटिकल जो लोग हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स को जानबूझ के इस चीज़ को पॉलिटिकल सिचुएशन में लाते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। चलो, पर हम क्या कर सकते हैं यार, हम इंडियंस नॉर्मली आम जनता कुछ नहीं कर सकती। जो चीज़ है वो पॉलिटिकल लोगों के हाथ में पावर होती है। थोड़ी अंदर की बात बोल रहा हूँ, लेकिन कहने का मतलब यही है कि यार ये सब चीज़ें ना हो वही बेटर है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, इंसानियत के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, और उस हिसाब से वोट्स वगैरह मिले तो ये सब चीज़ ज़्यादा सुनने में और देखने में अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक काम करते हैं, फिर इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं, क्योंकि एक और लेक्चर मैं बना दूंगा, फिर लेक्चर नंबर 4 आ जाएगा आपके लिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 जल्द लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग बचे हुए जो चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पार्टीज हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही काम करते हैं, जिसको रीजनल पार्टीज भी कहते हैं। तो वो पर्टिकुलर चीज़ें, ये सब हम लोग जो टॉपिक्स है उसको एक्सप्लेन कर देंगे हमारे लेक्चर नंबर 4 में। तो फटाफट से लेकर आ जाऊंगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है ये मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे, चाहे कौन सी पार्टीज है हमारे देश में, मेन उनका क्या रोल था और किस प्रकार कितना वोट मिला, और साथ ही में क्या आइडियोलॉजी था, ये सभी चीज डिस्कस कर दिया। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है जनाब। और आप लोग को प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।